नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरी अमेरिकी यात्रा का लबोलुआब आर्थिक है। उनका फोकस अमेरिकी कंपनियों और निवेशकों को रिझाने पर था। चीन की आर्थिक बदहाली के मद्देनजर यह मैसेज देना था कि निवेशक भारत को देखें, भारत आए और निवेश करें। यो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर भी उन्होंने मेहनत की। प्रधानमंत्री की ब्राजील, जापान, जर्मनी, मिस्र, बांग्लादेश और श्रीलंका के नेताओं से बातचीत हुई, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की महासभा के मौके पर ऐसी मुलाकातें रूटीन किस्म की हुआ करती है। पते की बात, इस मौके पर अमेरिका में माहौल बनवाना है। राष्ट्रपति ओबामा और अमेरिकी निवेशकों के बीच नरेंद्र मोदी का जो और जैसा जनसंपर्क रहा वही अहम है। इससे अमेरिकी सीईओ और प्रवासी भारतीय उद्यमियों से प्रधानमंत्री को फीडबैक भी अवश्य मिली होगी। पिछले 16 महीनों में मोदी सरकार ने निवेश कराने की जितनी कोशिशें की है, उससे बात क्यों नहीं बन रही, इसका प्रधानमंत्री को एहसास हुआ होगा। तय माने कि भारत लौटकर प्रधानमंत्री आर्थिक सुधारों पर फोकस बढ़ाएंगे। इस यात्रा में भी आयरलैंड और अमेरिका दोनों में नरेंद्र मोदी की निज इमेज व धमक की छाप छूटी। अंत सवाल है कि इस अहम यात्रा से भारत की ठोस उपलब्धि क्या है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। केंद्र सरकार में फिर से बदलाव की अटकलें हैं। कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव के बाद प्रधानमंत्री अपनी सरकार में फेरबदल करेंगे। हालांकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्रकारों से कहा है कि वे जब फेरबदल करेंगे तो किसी को भनक नहीं लगेगी। लेकिन जानकार सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री को अपनी सरकार में बदलाव करना है। ये बदलाव कब होगा, इस बारे में दो तरह की चर्चा है। एक चर्चा के मुताबिक बिहार चुनाव के नतीजे आने और संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने के बीच फेरबदल हो सकती है, लेकिन इसमें थोड़ी मुश्किल है क्योंकि नवम्बर में प्रधानमंत्री का शेड्यूल बहुत बिजी है। बिहार के चुनाव नतीजे 8 नवंबर को आएंगे। इसके तुरंत बाद दिवाली है। फिर प्रधानमंत्री को G20 के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 14-15 नवंबर को तुर्की जाना है। वहीं से वे बतौर प्रधानमंत्री लंदन की अपनी पहली यात्रा पर जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि 16-17 नवंबर को वे लंदन जाएंगे। प्रधानमंत्री का 23 नवंबर को सिंगापुर जाने का कार्यक्रम है। लंदन से लौटने और सिंगापुर जाने के बीच संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो सकता है। दूसरी चर्चा ये है कि जनवरी में मकर संक्रांति के बाद फेरबदल होगी। आमतौर पर शीतकालीन सत्र 1 महीने का होता है। नवंबर के तीसरे हफ्ते से शुरू होकर दिसंबर में 20 तारीख तक ये सत्र चलता है। उस समय मलमास चल रहा होता है जो 14 नवंबर तक होता है। सो ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि सरकार में फेरबदल उसके बाद ही होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार में फेरबदल चाहे नवंबर में करे या जनवरी में, लेकिन यह तय बताया जा रहा है कि वे कुछ मंत्रियों का बोझ कम करेंगे। कई मंत्रियों के पास एक से ज्यादा विभागों की जिम्मेदारी है। ऐसे मंत्रियों से अतिरिक्त विभाग का जिम्मा लिया जा सकता है। पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर और महेश शर्मा का बोझ कम किया जा सकता है। महेश शर्मा पर्यटन और संस्कृति के साथ साथ नागरिक विमानन मंत्रालय के भी राज्य मंत्री हैं। इसी तरह पीयूष गोयल पार्टी के कोषाध्यक्ष भी हैं और साथ साथ कोयला और ऊर्जा दोनों मंत्रालयों का जिम्मा है। नरेंद्र सिंह तोमर के पास स्टील और माइंस दोनों मंत्रालय हैं। बताया जा रहा है कि इस बार की फेरबदल में सरकार की 2 सहयोगी पार्टियों टीडीपी और शिवसेना का प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है। दोनों के एक मंत्री केंद्र में है। इन दोनों का एक मंत्री और बनाया जा सकता है। शिवसेना की ओर से अनिल देसाई का नाम काफी दिन से लंबित है। कुछ मंत्रियों को तरक्की देने की भी चर्चा है। बताया जा रहा है कि पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, मुख्तार अब्बास नकवी और राजीव प्रताप रूडी तीनों को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि कुछ मंत्रियों के कामकाज से प्रधानमंत्री संतुष्ट नहीं है, तो उन्हें बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। शीर्ष 4 मंत्रालयों में फिलहाल फेरबदल के आसार नहीं दिख रहे हैं, लेकिन उनके अलावा कुछ बड़े मंत्रालयों में प्रभार बदला जा सकता है। कांग्रेस पार्टी में इन दिनों खूब चर्चा है कि सब कुछ राहुल गांधी की टीम संभाल रही है, लेकिन असल में 2 पुराने और सबसे वरिष्ठ नेता A.K. एंटनी और गुलाम नबी आजाद के जिम्मे सोनिया और राहुल गांधी ने सब काम छोड़ा है। इन दिनों सभी अहम मसलों पर पार्टी की राय रखने से लेकर पार्टी के भीतर कई नेताओं की नाराजगी दूर करने और नए गठबंधन की बात करने तक का जिम्मा इन 2 नेताओं के पास है। कांग्रेस ने दिल्ली में पिछले 6 महीने में 2 बड़ी रैलियां की। इन दोनों रैलियों का जिम्मा A.K. एंटनी को दिया गया था। वे रैलियों की आयोजन समिति के अध्यक्ष थे। इसी तरह वन
वन रैंक वन पेंशन से लेकर रक्षा से जुड़े सभी मसलों पर एंटनी ने पार्टी की राय रखी। केरल में प्रदेश अध्यक्ष वीएम सुधीरन और मुख्यमंत्री ओमन चांडी के बीच चल रही खींचतान खत्म करने का जिम्मा भी उनका ही है। इसी तरह राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद पर भी सोनिया और राहुल दोनों का भरोसा है। उनको बिहार में तालमेल, सीट की संख्या और टिकटों के बंटवारे में शामिल किया गया था। पिछले दिनों कांग्रेस की बेहद अहम कार्य समिति की बैठक हुई, जिसकी कार्यवाही का संचालन भी आजाद ने ही किया। आमतौर पर सीडब्ल्यूसी में कार्यवाही का संचालन संगठन महासचिव करता है। इस नाते जनार्दन द्विवेदी को इसका संचालन करना था, लेकिन जानकार सूत्रों का कहना है कि कार्यवाही का संचालन आजाद ने किया। अगले चुनाव से पहले तमिलनाडु में डीएमके से तालमेल की बात भी आजाद को ही करनी है। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पहल पर आज हुई संघीय मोर्चे की बैठक को 6 मुख्यमंत्रियों ने समर्थन दिया। आज की इस बैठक में केजरीवाल ने कहा कि राज्यों को कमजोर करके केंद्र सरकार कभी भी मजबूत नहीं हो सकती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इस बैठक में शामिल हुई। केजरीवाल ने उपराज्यपाल नजीब जंग पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि वे सरकार के कामकाज में दखल देते हैं। उन्होंने कहा कि राज्यों को ज्यादा ताकत देने की जरूरत है। ममता बनर्जी ने भी अपने भाषण में कहा कि पश्चिम बंगाल में राज्यपाल के जरिए समानांतर सरकार चलाई जा रही है। ममता ने प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान पर भी निशाना साधा और कहा कि ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है। बिहार के मुख्यमंत्री चुनावी व्यस्तता के चलते इसमें शामिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने चिट्ठी भेजकर इस पहल का समर्थन किया। मिजोरम और पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों ने भी समर्थन की चिट्ठी भेजी। जनता परिवार के विलय का प्रयास विफल होने के बाद कांग्रेस और भाजपा के विरोध में ये नया मोर्चा बनाने की कोशिश हो रही है। मुंबई में 9 साल पहले 11 जुलाई 2006 को लोकल ट्रेनों में हुए धमाके में विशेष अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। विशेष अदालत ने 5 आरोपियों को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है और 7 दोषियों को उम्र कैद की सजा दी है। अभियोजन पक्ष ने 8 दोषियों के फांसी की सजा की मांग की थी, लेकिन अदालत ने ट्रेनों में बम रखने वालों को ही फांसी की सजा दी और उनकी मदद करने वालों को उम्र कैद की सजा सुनाई। विशेष मकोका अदालत ने सजा पर सुनवाई पूरी करने के बाद 23 सितम्बर को फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसका आज ऐलान किया गया। दोषियों की पैरवी करने वाले वकील ने कहा कि वे फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। 9 साल पहले हुई इस आतंकवादी वारदात में अलग अलग स्टेशनों पर कुल 7 धमाके हुए थे, जिसमें 187 लोगों की मौत हो गई थी और 800 लोग घायल हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पूर्व मुख्यमंत्री और राजद मुखिया लालू प्रसाद पर बेहद तीखा हमला किया। उन्होंने बेगूसराय की चुनावी सभा में कहा कि बिहार को चारा चोर लालू के नाम से जाना जाता है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या भ्रष्टाचार और जंगल राज के बीच विकास हो सकता है। उन्होंने पूछा कि बिहार की जनता को अपराध और भ्रष्टाचार चाहिए या विकास। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार के राज में भाजपा कार्यकर्ताओं को अपमानित होना पड़ता था। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा सरकार ने म्यांमार की सीमा में घुसकर आतंकवादियों को मार गिराया। हालांकि इस बात को लेकर अभी विवाद है कि भारतीय सेना म्यांमार में घुसी थी या नहीं। अमित शाह ने पार्टी नेताओं से ये भी कहा कि वे लोगों के बीच जाएं और उन्हें भरोसा दिलाएं कि भाजपा आरक्षण का समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता लोगों को बताएं कि लालू और नीतीश अफवाह फैला रहे हैं। गुजरात में पटेल आरक्षण आंदोलन चला रहे हार्दिक पटेल ने दिल्ली में आज एक अहम बैठक ली। उन्होंने इस बैठक में अलग अलग जातियों के नेताओं से मुलाकात की। अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हार्दिक अखिल भारतीय पटेल नवनिर्माण सेना के नाम से पार्टी बना रहे हैं। इसकी ओर से हुई बैठक में हार्दिक ने कुर्मी और गुर्जर नेताओं के अलावा कई और जातियों के नेताओं से मुलाकात की। हार्दिक पटेल ने पिछले महीने आंदोलन छेड़ने और 25 अगस्त को बड़ी रैली करने के बाद भी दिल्ली में कई जातियों के नेताओं से मुलाकात की थी। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। संयुक्त राष्ट्र की महासभा की वजह से दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष सितंबर में अमेरिका में होते हैं। नरेंद्र मोदी के साथ चीन के राष्ट्रपति पिंग, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी न्यूयॉर्क में थे। नेताओं की इस राजनीतिक भागदौड़ में नरेंद्र मोदी ने निवेशकों पर फोकस बनाया। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरी अमेरिका यात्रा का फोकस बदला हुआ था। प्रधानमंत्री बनने के बाद पिछले साल सितंबर में जब वे पहली बार अमेरिका गए थे, तो उनमें संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने और अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलने की ललक ज्यादा दिखी। लेकिन इस बार उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित नहीं किया। यह जिम्मा उन्होंने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर छोड़ा। राष्ट्रपति ओबामा से भी उनकी मुलाकात रूटीन वाली ही रही। उन्होंने इस बार कारोबार पर फोकस रख और प्रवासी भारतीयों की ताकत का फायदा उठाने की कोशिश की। मोदी ने
बार बार इसका जिक्र किया कि प्रवासी भारतीयों ने दुनिया के लोगों का भारत के प्रति नजरिया बदला है। तभी उन्होंने अमेरिका में इस बार कूटनीति कम की और अर्थनीति पर ज्यादा ध्यान दिया। वे IT क्षेत्र के दिग्गजों से मिले, जिसमें शीर्ष 3 कंपनियों के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी भारतीय मूल के हैं। एडोब के CEO शांतनु नारायण, माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला और गूगल के CEO सुंदर पिचाई से मोदी ने मुलाकात की। ये कंपनियां भारत में अपना निवेश बढ़ाएंगी। इन कंपनियों ने बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग का वादा भी किया है। उसमें भी बड़ी बात यह है कि इन कंपनियों ने जैसा भरोसा दिखाया है, उससे दुनिया के तमाम उद्योगपतियों और निवेशकों के बीच भारत को लेकर सकारात्मक मैसेज गया है। इससे उम्मीद की जा सकती है कि उनका नजरिया बदला होगा और वे भारत में निवेश के बारे में सोचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कोशिशों का एक नतीजा तो ये हुआ है कि भारत निवेशकों की पसंद बना है। भारत ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में चीन और अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 2015 की पहली छमाही में भारत में 31 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है। 28 अरब डॉलर के साथ चीन दूसरे और 27 अरब डॉलर के साथ अमेरिका तीसरे नंबर पर है। फिर भी भारत के लिए यह बहुत संतुष्टि वाली बात नहीं है। प्रधानमंत्री अमेरिका में जब दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियों के प्रमुख कार्यकारी अधिकारियों से मिले तो उन्होंने आर्थिक सुधारों की गति तेज करने की मांग की। प्रधानमंत्री घरेलू मोर्चे पर इसे लेकर मुश्किल झेल रहे हैं। सो इस बार अमेरिका और आयरलैंड के दौरे से लौटने के बाद वे आर्थिक सुधारों के बारे में गंभीरता से विचार करेंगे। उनको पता है कि इसके बगैर एक सीमा से ज्यादा FDI नहीं लाई जा सकती है। भारत में दूसरी पीढ़ी के श्रम सुधार अटके हैं। भूमि सुधार का बिल भी कांग्रेस के विरोध के कारण ठंडे बस्ते में चला गया और कर सुधार का बिल भी अटका हुआ है, जिसे शीतकालीन सत्र में सरकार पास कराने की कोशिश करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से कूटनीति पर बात की। आतंकवाद के मसले पर चर्चा हुई और भारत पाक रिश्तों का मसला भी उठा, लेकिन फोकस आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने का था। इसलिए भी प्रधानमंत्री 3 अरब डॉलर की हेलीकॉप्टर खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी लेकर गए। उन्होंने अमेरिकी प्रशासन और वहां के कारोबारियों को भारत में निवेश का माहौल बदलने का भरोसा दिलाया है। इस पर उनको अमल करना है। फिर सिर्फ अमेरिका से नहीं बल्कि दुनिया के सभी देशों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ेगा। अब एक ब्रेक है, उसके बाद नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा पर चर्चा करेंगे। संदेह नहीं कि अमेरिका से मोदी सरकार के सहज और कामकाजी रिश्ते बने हैं। यात्रा से ठीक पहले वाशिंगटन में भारत के मंत्रियों की ओबामा प्रशासन से बातचीत में बहुत कुछ हुआ। अमेरिकी कंपनी बोइंग को भारत से मिले 3 अरब डॉलर के हेलीकॉप्टर ऑर्डर का भी मतलब है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन है। अशोक जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा का लबोलुआब क्या निकलता है? आर्थिक कसौटी पे ज्यादा निकलता है या राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का ज्यादा? देखिए, मुझे लगता है सबसे बड़ा जो इस सारे विजिट में से जो चीज़ उभर कर आ रही है कि भारत को दुनिया के मंच पर जिस तरह से नरेंद्र मोदी प्रस्थापित कर रहे हैं वो शायद पहले कभी नहीं हुआ। देखिए, दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है और उसमें भारत भी एक तरह से शामिल है उस अभियान में। ये मैसेज दुनिया को देना बहुत ज़रूरी था। देखिए, एक छोटी सी बात बताऊंगा। पहले किसी भी भारतीय को अमेरिका में देखते थे, समझते थे ये एक और इकोनॉमिक माइग्रेंट आ गया यहाँ पर नौकरी ढूंढने। आज ये स्थिति आ गई है कि हर भारतीय को IT स्पेशलिस्ट माना जाने लगा। तो मुझे लगता है कि दुनिया के रंगमंच पर भारत की जो एक स्थान जो भारत को मिलना चाहिए, नहीं। उस ओर ये जो एक प्रयास है, मुझे लगता है नहीं, भारत IT फोर्स है, भारत के लोग IT कर्मी के नाते अपनी धाक बना ली, ये सब अपनी जगह ठीक बात है। लेकिन भारत उसका फायदा उठा के वो कंपनियां भारत को अपना बेस बनाए, मेक इन इंडिया बनाए, डिजिटल इंडिया सचमुच में बना दे, इसमें बहुत भारी फर्क है। नहीं, लेकिन उस ओर प्रयास तो होना चाहिए था ना। मेरा कहना है कि ये जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कि एक डिसाइसिव पुश भारत की ओर से इस तरह से पुश देना बड़ा जरूरी था ताकि दुनिया देख सके कि भारत में क्या हो रहा है। अब डिजिटल इंडिया का जो एक अभियान है उसके चलते जितने भी IT के लोगों से वो वहां पर मिले नरेंद्र मोदी, उनकी समझ में आ रहा है कि भारत भी
आईटी के युग में प्रवेश कर गया है और इसलिए वहां पर जाना जो है वो लाभदायक है। नहीं, ये वो लोग समझ रहे हैं, मतलब प्रधानमंत्री समझा रहे हैं उनको कि भारत में जाना आना उनके लिए बहुत लाभदायी होगा, लेकिन वो क्यों नहीं आ रहे हैं? इसको क्या प्रधानमंत्री इस बातचीत से समझ रहे होंगे? क्यों उसमें हिचक क्यों बनी हुई है? उन सबके साथ जो बातचीत हुई उन्होंने अपने अपने कंसर्न बताए हैं कि आपके यहाँ पर और लिबरलाइजेशन होनी चाहिए इस क्षेत्र में। तो ये तभी कहा जाता है जब आपको उम्मीद होती है। अगर दुनिया न उम्मीद हो चुकी होती तो फिर ये डायलॉग ही नहीं होता। नहीं, लेकिन जितने भी प्रश्न वहां पूछे गए वो सब वो हैं, इसका अर्थ कि वो भारत पर नजर रखे हुए हैं और उनको और ज्यादा सुविधाएं यहाँ चाहिए। नहीं, मेरा यही पूछना है कि भारत पर नजर है, भारत से उम्मीद है, भारत आना चाहते हैं, भारत का बाजार है, भारत में आईटी कर्मी तमाम बातें, लेकिन इस कोशिश में उनको आने से जो बातें रोक रही है उसको लेकर प्रधानमंत्री क्या समाधान लेकर वहां गए? वहां जाकर इतने सब लोगों को और उनके वहां जाने का मकसद ही यही था कि उनके मन में क्या आशंकाएं हैं, उनकी चिंताएं क्या हैं, उसको समझकर फिर यहाँ वापस आने पर उस हिसाब से नीतिगत परिवर्तन किए जाएंगे। तो मेरा मानना है कि अगर हम प्रयास ही नहीं करेंगे, हम दुनिया को बताएंगे कि नहीं हम क्या हैं, तो फिर हम अपने आइसोलेशन में जिएंगे। तो मुझे लगता है कि ये पिछले बार की विजिट से भी ज्यादा जो पुश नरेंद्र मोदी ने इस बार दी है और उसमें विशेष तौर से जितनी चुनिंदा कंपनियों के लोगों को और आईटी के लोगों को वो मिले हैं, मुझे लगता है एक संदेश तो जा रहा है। इसके अलावा जो सुरक्षा परिषद की सदस्यता को लेकर इस बार काफी एक तरह से आक्रामक अंदाज में भारत ने चारों देशों के साथ मिलकर किया, इसको लेकर क्या विचार? क्योंकि भारत में यशवंत सिन्हा से लेकर तमाम कहना है कि ये अप्रोच कुल मिला के सही नहीं है। नहीं, देखिए, जहां तक सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की बात है, ये प्रयास भारत काफी समय से कर रहा है और उसमें पिछली सब सरकारों ने भी प्रयास किया, लेकिन जिस तरह की एक पुश देने की आवश्यकता थी, क्योंकि अभी जिस प्रकार से पिछले सितंबर में ये प्रयास हुआ कि अब आगे चलकर इसको हम बदलेंगे, तो उसमें नरेंद्र मोदी के इनिशिएटिव पर G4 के राज्याध्यक्ष आकर उस मीटिंग में बैठते हैं और उसमें जापान है, उसमें जर्मनी, ये कोई छोटी बात नहीं है। यदि भारत को दुनिया के एक रंगमंच पर, जिसको टॉप टेबल कहते हैं, वहां पर लाकर बिठाने का जो प्रयास है, मुझे लगता है उसकी सराहना की जानी चाहिए, ना कि उस पर राजनीति की जानी चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, जब भारत आगे बढ़ता है और भारत दुनिया के रंगमंच पर आगे जाता है, वो ठीक है, भारत उसका तरीके को लेकर ये कि भाई वो तरीके में इन चार देशों के साथ में, क्योंकि जापान के साथ आप करते तो चीन पूरी तरह उस पर वीटो करेगा, ये इस तरह की बातें अपनी जगह है। नहीं, देखिए, एक बात बड़ी स्पष्ट हो चुकी है कि 5 जो स्थायी सदस्य हैं, इनमें 2 और शामिल किए जाएं, जर्मनी और जापान। इस पर लगभग दुनिया में राय बन चुकी है, लेकिन भारत और ब्राजील पर राय बनाने में जर्मनी और जापान भी हमारा सहयोग कर रहे हैं, ये संदेश भी दुनिया के सामने जा रहा है। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर भारत की जो एक प्रतिष्ठा है, भारत जितना बड़ा भारत देश है, जो इसकी महानता है, वो दुनिया के रंगमंच पर हम पहले से प्रस्थापित नहीं कर पाए। आज जो प्रयास नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, मुझे लगता है दुनिया भारत को एक नई नजरिए से देखने लगी है। पहले भारत के बारे में ये कल्पना थी, ये तो सपेरों का देश है, यहाँ तो गरीब लोग रहते हैं, यहाँ भुखमरी है। वो फेस बहुत पहले था, वो तो नरसिम्हा राव के बाद बहुत हद तक बदल गया पिछले 25 सालों में। आज भारत अपने इस नेता के द्वारा दुनिया के 5 बड़े देशों में, जैसे अभी क्या है, नरेंद्र मोदी की गिनती किसमें होती है? पुतिन के साथ हो रही है, ओबामा के साथ हो रही है, चीन के राज्याध्यक्ष के साथ। तो ये अपने आप में मुझे लगता है कि पूरे भारत के लिए गौरव की बात है। आपके अनुसार ओबामा प्रशासन से जो केमिस्ट्री बनी थी वो किस मुकाम पर है, वो कैसी बनी? इसमें देखिए, नरेंद्र मोदी ने अपनी विजिट से पहले जिस प्रकार से हेलीकॉप्टर का वहां ऑर्डर दिया, तो इससे अमेरिका की कंपनियों में एक विश्वास जगा कि हाँ, हम भारत के साथ बिजनेस कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारत की भूमिका जो है वो व्यापार से भी जुड़ी है। भारत एक बाजार है, इसके कारण दुनिया की बड़ी कंपनियां, विशेष तौर से अमेरिका की सब बड़ी कंपनियां भारत की ओर बाजार की दृष्टि से देखती हैं और उसके चलते उसी दबाव में ओबामा को भी नरेंद्र मोदी को वो स्थान देना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति हर साल यूएन में हर देश के साथ बाइलैटरल नहीं करता नहीं, लेकिन वो जो मुख्य देश है, जैसे अभी चीन के राष्ट्रपति भी वहां गए, तो उनको लेकर भी ओबामा प्रशासन ने बहुत ज्यादा
ज्यादा देखिए, गंभीरता के। चीन को लेकर अमेरिका की चिंताएं और तरह की हैं, लेकिन हमारे साथ आगे बढ़ने की जो एक शुरुआत हुई है, उसी को आगे बढ़ाते हुए ओबामा ने इस बार फिर नरेंद्र मोदी से जो बातचीत की है, मुझे लगता है कुल मिलाकर जिस तरह से दुनिया भर में इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है और लेकिन भारत की जीडीपी बढ़ रही है, भारत आज भी सबसे ज्यादा आकर्षित बाजार दुनिया को देखता है, उन सब के चलते मुझे लगता है कि भारत की तरफ से जिस तरह का एक पुश नेतृत्व को देना चाहिए, वो आज उसमें नरेंद्र मोदी सफल हो रहे हैं। जी अशोक जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@twitter पर जाहिर करें। सो कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।